हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका। पीटी 365 की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें इकोनॉमी का ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम यूनिवर्सल बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने यहाँ तक सुना था। उसके बाद अब देखते हैं यूनिवर्सल बैंक। तो पहले बेसिक जानते हैं यूनिवर्सल बैंक होती क्या है। तो स्टोरी की तरह से ना याद रखते हैं। तो सोचिए आप एक ऐसी बैंक चाहते हैं जो सारे काम कर ले, जैसे पैसों को जमा करना, लोन देना, बीमा, निवेश, एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा का लेन देन भी कर ले। तो ऐसी बैंकों के लिए अलग अलग जाना पड़ता है कि एक बैंक तो नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एसआईपी और बीमा सारी चीजें कर ले। तो झंझट बढ़ जाएगा कि नहीं। तभी आती है कौन सी बैंक है, यूनिवर्सल बैंक है। तो सब कुछ करेंगे एक छत के नीचे। इनका स्लोगन क्या है, ऐसे याद कर लेना है कि एक छत पे मिलेगा। यूनिवर्सल है तो यहाँ सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। तो यूनिवर्सल बैंक वह बैंक होती है जो वित्तीय सेवाओं कि क्या होता है, इनका स्तर बड़ा होता है। जैसे जमा, कर्ज, बीमा, सारी चीजें ये मिलती हैं। ग्राहकों को अलग अलग इन पे निर्भर नहीं रहना पड़ता अलग बैंकों के लिए। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे खुदरा रिटेल के लिए भी ये काम कर लेंगी। इन्वेस्टमेंट, बीमा और वित्तीय सेवाएं ये सारा दे देती हैं। साथ में है मापन की अर्थव्यवस्था, जैसे सेवाओं की लागत कम होगी। अब अलग अलग बैंक में व्यक्ति जाएगा तो अलग अलग रुपए लगेंगे। अब एक बैंक में जाएगा तो क्या होगा, लागत में भी कमी आएगा। सिंगल एंटिटी, एकल इकाई होगा। एक ही बैंक के माध्यम से सारी चीजें हो जाएंगी। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं, तेजी से लेन देन भी होगा क्योंकि उस बैंक के अंतर्गत है। तो लाभ क्या होते हैं ऐसी बैंक के, ग्राहकों को सेवाएं मिल जाएंगी, लागत कम लगेगी और उसके समाधान भी, जो समस्या के समाधान होंगे वो भी अच्छे हो जाएंगे। यूनिवर्सल बैंक के कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, जोखिम भी ज्यादा होता है क्योंकि एक जगह सेवाएं मिलने से कुछ जोखिम भी बढ़ जाते हैं, कठिनाई भी होती है, जटिलता होती है, नियमों में चुनौतियां होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं। तो भारत में यूनिवर्सल बैंक का कोई एग्जाम्पल है क्या जिससे हम समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक जैसे आरबीआई का रोल है। आरबीआई ने क्या करती है, स्थापित करने में मदद करेगी। तो आरबीआई के नियम कानून है। तो 1999 में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 1999 में नरसिम्हन कमेटी आई थी। उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग की सिफारिश की थी। तो एक तो प्री में क्या आ सकता है कि यूनिवर्सल बैंक होती क्या है, पहला डेफिनेशन वाली चीजें आ जाएंगी इसमें। दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सल बैंक है उनके प्रावधान किस नियम से है। तो कौन सा नियम है यूनिवर्सल बैंक का, 1999 में नरसिम्हन कमेटी आई थी, उससे ये सिफारिश की गई थी। अब भारत में कोई एग्जाम्पल है तो बिल्कुल है। जैसे पहला है एसबीआई और दूसरा है आईसीसीआई बैंक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है, क्योंकि क्या होगा, यूनिवर्सल बैंकों ने वित्तीय समावेशन का भी काम करते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, सभी लोगों तक वित्तीय सुविधाओं की आसान और सहज तरीके से पहुंच हो जाए। तो ये याद रख सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट हमें याद रखने क्या, यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या है, वन बैंक मैनी सर्विस। दूसरा क्या है, नरसिम्हा राव समिति। और अगला क्या एग्जाम्पल रहेगा, एसबीआई और आईसीसीआई ऐसी सुविधाएं देती हैं। तो ये हमने पहला देखा क्या, पहले आर्टिकल यूनिवर्सल बैंक का। तो हुआ क्या है, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होती है, छोटी बैंक है, उन्हें वन टैप लाइसेंसिंग के तहत यूनिवर्सल बैंक में बदलने की पात्रता का निर्धारण किया है। अब ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या होती है ये भी देखते हैं। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, सोचो कि एक चाय की दुकान खोलना चाहता है व्यक्ति, लेकिन दुकान खोलने के लिए उसको 10 जगह से क्या अनुमति लेनी पड़ेगी। तो नगर निगम, स्वास्थ्य, ये सब अलग अलग जाने पड़ेंगे। तो वन टैप में हो जाएगा कि नहीं, एक जगह अगर वो चाहे तो सारे लाइसेंस एक जगह मिल जाए। और एक जगह मिल जाएंगे तो लक्ष्य क्या हो जाएगा कि सारी सुविधाएं सरल हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। और इससे ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा मिलेगा, मतलब बिजनेस को खोलना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सिंगल विंडो के आधार पर ये काम करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, तेजी से अनुमोदन होगा, ऐसी चीजें इससे हो जाएंगी। फायदे वही है ईज ऑफ डूइंग का, भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। समय की बचत होगी, डिजिटल क्या होगा, साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप होगा। तो और इसके नुकसान भी होते हैं कुछ। तो नुकसान देखें तो तकनीकी अवसंरचना, वन टैप लाइसेंसिंग जो है उसकी तकनीकी अवसंरचना अब हर जगह पे तो नहीं पहुंच होती है इसकी। अगला डाटा सुरक्षा है। अब एक जगह पे सोचो सारा डाटा स्टोर रहेगा, तो अगर लीक हुआ, कुछ हुआ, तो पूरा डाटा हर एक चीज का चला जाएगा क्योंकि एक ही जगह पे था। असमान जागरूकता, छोटे व्यवसायी जो होते हैं, व्यवसायी मालिकों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि ऐसा होता भी है। प्रारंभिक लागत, क्योंकि अगर इनके लिए एक बड़ा बड़ा सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है जिसमें सारी सुविधाएं, तो उसमें क्या होगी, लागत
ज़्यादा आएगी। वन टैप लाइसेंस के संदर्भ में देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ावा देगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, तो ये इसके मेन हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या-क्या याद रखना है वन टैप वाले में कि ईज़ ऑफ डूइंग, डिजिटल इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो वन टैप लाइसेंसिंग का ये याद रखना। तो इसमें पहले आर्टिकल में 2 टर्म हमें मिली थी। कौन सा यूनिवर्सल बैंक क्या होती है और ऑन टैप लाइसेंस क्या होता है। तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। तो ये हमने देखा। तो अब क्या है यूनिवर्सल बैंक के बारे में, ऐसे बैंक होते हैं जो अधिक वित्तीय सेवाएं क्या देते हैं, बीमा सुविधाएं बेचते हैं, मतलब सारी चीजें देते हैं जो हमने देख लिया। उसके बाद जो ऑन टैप लाइसेंसिंग है 2016 से शुरू की गई थी। इसमें क्या है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरे आरबीआई के पास आवेदन दिया जाता है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लाइसेंस है तो अप्लाई किया जाता है इसमें। उसके बाद है यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होती है उनकी पात्रता क्या होती है, क्योंकि जो आर्टिकल है वो तो इसी वजह से है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑन टाइम लाइसेंसिंग के लिए क्या करना है, जो पात्रता दी गई है। तो इसमें इनकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे वो 1,000 करोड़ की होनी चाहिए, उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। मौजूदा स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अनुसूचित बैंकों में होनी चाहिए। जो अनुसूचित बैंक है कौन सी, जो बड़ी रजिस्टर्ड बैंक है वो, उनके पास कम से कम 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, संतोषजनक प्रदर्शन होना चाहिए, मतलब अच्छा काम किया होना चाहिए। एनपीए उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो क्या होना चाहिए, 1% से कम या बराबर, मतलब उनका 1% से ज्यादा रुपए डूबता नजर ना आए, उससे कम ही होना चाहिए। तो ये है 2 वर्ष से लाभ में रही हो, तो इन्हें कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए अब पात्र हैं, क्योंकि अभी बनना गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो इसके लिए सारी पात्रताएं हैं। स्टॉक लिस्टिंग तो स्मॉल फाइनेंस से जो फाइनेंस बैंक होते हैं कि शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना आईसीआईसीआई वगैरह के शेयर ऊपर जाते नीचे, तो शेयर जो होते हैं उनके स्टॉक मार्केट में होने चाहिए। तो ये है इसके बारे में। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके बारे में देखते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा पुरानी नहीं है, लघु वित्त बैंकों की स्थापना हुई थी 2014-15 के बजट में। तो क्या है कि अगर पूछा जाए कि पुरानी बैंक है या ज़्यादा, तो क्या याद रखना 14-15 के बजट में। अब अगर 14-15 के बजट में तो अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम आया था 2013 में, उसके तहत ये रजिस्टर्ड होती है लिमिटेड कंपनी के रूप में। तो लघु वित्त बैंक होता है, 2 फैक्ट में काफी जरूरी है। लघु वित्त बैंक का पंजीकरण जो होगा वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में। लेकिन जो लाइसेंस होता है, चूंकि ये बैंक है, तो बैंकिंग लाइसेंस होता है 1949 का। उसके तहत क्या होता है, इन्हें कहीं भी देश में या राज्य में बैंक अपनी संचालित कर सकते हैं। तो बैंक संचालित करने के लिए हिस्से चाहिए होते हैं अलग अलग राज्य और देश में। तो वो लाइसेंस कब से मिलता है, 1949 के से। और जो पंजीकरण होता है वो 2013 के से होता है, जो कंपनी अधिनियम था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रुपए कितना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए। और यहाँ पे क्या लिखा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक की 1,000 नेटवर्थ होनी चाहिए जब वो बदलेगी यूनिवर्सल बैंक में, मतलब ऐसी बैंक जो सारी सुविधाएं दे। तो 200 करोड़ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ज्यादा, और जो अगर यूनिवर्सल में जाएंगे तो कितना करोड़ होना चाहिए, 1,000 करोड़। उसके बाद है इन्हें एएनबीसी हमने बात करी थी पिछली वीडियो में। इसमें क्या होता है, सर जो लोन देती है बैंक उसका टोटल, तो उसका 75% प्राथमिक क्षेत्र को देना होगा। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक जितना लोन देगी उसका ज्यादातर किस एरिया को देना होगा, चूंकि स्मॉल है तो 75% देना होगा प्राथमिक क्षेत्र को। तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल, शहरी शहरी जो बैंक है सहकारी बैंक। तो सहकारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, एक जैसे पृष्ठभूमि के लोग जुड़कर एक बैंक की स्थापना करते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। तो आरबीआई ने सहकारी बैंक के डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड स्थापित करने की गतिविधि को रोकने को कहा है। अब इसे देखते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को, क्योंकि इसे ही रोकने के लिए तो कहा है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड की स्थापना शहरी जो सहकारी बैंक है उनके द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये क्या करते हैं, लाभों को जमा कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में कि जो लाभ बैंक को लाभ हुआ, मान लो 100 रुपए बैंक ने कमाए, वो यहाँ जमा कर दिए। क्यों, क्योंकि भविष्य में अगर कभी लाभ कम होता है या घाटा होता है तो क्या हो जाएगी, इससे मदद हो जाएगी, तो ये लाभ भविष्य में काम आ जाएगा। अब देखें शहरी सहकारी बैंक के बारे में। तो शहरी सहकारी बैंक जो होती है वो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत
अंतर्गत जो 2002 का अधिनियम है उनके तहत पंजीकृत होता है। अभी हमने 2013 का कंपनी अधिनियम देखा था, जिसके अंतर्गत स्मॉल फाइनेंस बैंक रजिस्टर्ड होती है, जबकि अधिनियम 2002 के तहत क्या होती है, यूसीबी मतलब शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है। वो कब कहाँ से, तो 2002 का जो अधिनियम है उसके तहत रजिस्टर होते हैं। पर जब हम बात करते हैं बैंक है चूंकि, तो बैंक ये पंजीकरण तो इनका कब से हो रहा है, 2002 के से। पर जब भी कभी बैंक की बात आती है तो बैंक अधिनियम कौन सा होता है, 1949 के अधिनियम के तहत ही बैंकों का रजिस्टर्ड होता है। अगर वो बैंकिंग कार्य करेगी, कोई भी कंपनी मतलब कोई भी संस्था बैंकिंग के रूप में जब आएगी, तो वो 1949 के अधिनियम के तहत उसे स्थापित होना पड़ेगा। इनका ऋण वितरण क्या है, इन्हें मार्च 2026 तक अपनी कुल ऋण वितरण का 75% वही है जो प्राथमिक क्षेत्र में देना होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक, तो इन्हें प्राथमिक क्षेत्र पे ही तो ज्यादा बल देना पड़ेगा। तो ये हुआ। अब सहकारी बैंक का वर्गीकरण देखते हैं, तो एक सहकारी बैंक होगी 100 करोड़ की जमा राशि वाला, और इसके बाद 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ और 10,000 करोड़ से अधिक, जो 4 टियर में इनका विभाजन किया जाता है। मेनली क्या होता है, रुपए बढ़ने के साथ होता है कि पहला 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 1000 और 1000 के बाद 10,000 और 10,000 से ऊपर टियर 4 में होगा। तो इनके बारे में ये देखा। अब क्या है इसमें कि बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2020 आरबीआई को सहकारी बैंक के बोर्डों को हटाने की शक्ति देता है। मतलब जैसे सहकारी बैंक में कभी कभी बोर्ड गलत तरीके से नियुक्त हो जाते हैं, तो आरबीआई क्या कर सकता है, अगर उसे पता लगे कि इन बैंकों में क्या होता है, सहकारी बैंकों में क्या हो, बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार या कोई गलती हुई है, तो क्या करेगी, उन बोर्ड को मेंबर को हटा दिया जा सकता है। विस्तार में सुगमता, तो इनकी शाखाओं का 10% या अधिकतम 5 नई शाखाएं खोलने की अनुमति देता है। मतलब एक वित्त वर्ष में अधिकतम संख्याओं का 10%, जितनी संख्या है उनका 10, और अधिकतम 5 शाखाएं एक वित्त वर्ष में ये खोल सकते हैं पिछले में। कौन सा, जो यूसीबी है। उसके बाद है एनयूसीएफडीसी। तो एनयूएफडीसी के बारे में देखें तो ये क्या है, राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड संगठन है ये यूसीबी के अंतर्गत ही एक पहल है। तो यूसीबी जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनकी एक पहल है एनयूसीएफडीसी, मतलब राष्ट्रीय सहकारी शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड। तो ये इसका संगठन है। ये करता क्या है, तो ये लोगों के जमाओं को स्वीकार करता है और लेन देन करता है। तो इसके लिए ये क्या है, इन्होंने बनाया है इस संस्था को। तो ये हमने देख लिया। अब 2006 में विश्वनाथन की अध्यक्षता में आरबीआई ने गठन की थी समिति, जो क्या करती थी, भारत की जो ये जो शहरी सहकारी जो बैंक है उनके क्षेत्र में अम्ब्रेला संगठन की आवश्यकता को बल दिया। मतलब अम्ब्रेला संगठन का मतलब क्या होता है, कई सारी योजनाएं या कई सारी चीजें एक ही छत के नीचे आ जाएं। मतलब ऐसे छोटी छोटी योजनाएं कई सारी चल रही हैं, क्यों ना उन सारी योजनाओं को मिला के एक योजना बना दी जाए। तो इन्हें ही कह दिया था अम्ब्रेला। तो इनके लिए क्या किया था कि अम्ब्रेला संगठन की आवश्यकता है, मतलब एक बड़े संगठन की आवश्यकता है जो सारी सहकारी बैंकों को एक साथ ले आए। तो इनके लिए ये एनयूसीएफडीसी के कार्य क्या देखे हमने, तो तरलता मतलब रुपए को जमा और ये सारी चीजें करते हैं। अब इसका थोड़ा और देखते हैं। तो हमने जो 2-3 टर्म्स अभी देखी उन्हें देखते हैं। पहला देखते हैं स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। तो इसे एग्जांपल से दोबारा से समझते हैं। सोचो कि एक छोटे से गांव में एक किसान है, किसान के पास 10,000 रुपए का किसान ने कर्ज लिया। बड़े बैंक उसके पास जाने से हिचकते, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से लेगा, चाहिए उसे 10,000 करोड़, वो 10,000 रुपए, तो वो किसके पास जाएगा, छोटी बैंक के पास जाएगा, क्योंकि बड़े बैंक तो 10,000 देंगे नहीं। तो इन्हें ही कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये छोटे बैंक होते हैं जो छोटे व्यवसायी, निम्न आय के लोगों को ऋण देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक वे बैंक है जो छोटे कारोबारी इन्हें देते हैं। मेन मुद्दा क्या होता है इनका मकसद, वित्तीय समावेशन, मतलब सब लोगों तक वित्त की आसान पहुंच हो जाए, बैंकिंग सुविधा हो जाए। इन्हें लॉन्च कब किया गया था, तो 2015 में, वही 13-14 के बाद 15 में, 13 अधिनियम के तहत बना था, तो 14-15 में इन्हें लॉन्च किया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक में विशेषताएं क्या होती हैं, वित्तीय समावेशन, छोटी जमाएं और ऋण, छोटी जमा को स्वीकार कर सकते हैं, ऋण को है
क्षेत्र कौन सा होता है, चूंकि ये छोटे क्षेत्र हैं तो ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं, मतलब जो छोटे शहर होते हैं और ग्रामीण, वो इसके अंडर में आते हैं। डिपॉजिट स्वीकार करेंगे, चूंकि ये बैंक ही है तो डिपॉजिट तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, लेन देन भी करेंगे, और ये आरबीआई के नियम के अंतर्गत भी आते हैं स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। इनकी न्यूनतम भी देख ली हमने, 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए, और 75% किसे देना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर, जो कौन सा होता है, प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे कृषि, शिक्षा, ऐसे को देना चाहिए ये। उसके बाद है, क्या ये एस सी आर आर, अब ऐसे स्टेटमेंट पेपर में पूछेगा, क्या ये सी आर आर और एस एल आर को मेंटेन करेंगी, तो चूंकि ये बैंक है तो बैंक तो सी आर आर और एस एल आर को मेंटेन करेंगी नहीं, तो मान लो किसी दिन बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बैंक तो डूब सकती है, तो वो सी आर आर और एस एल आर का अनुपालन करेगा। इनकी 25%, चूंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 25% जो शाखाएं होंगी वो कहाँ होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। तो ये देखा हमने, लाभ तो हो ही गए, वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आसान सेवाएं पहुंचा देना, तो ये है। चुनौतियां क्या होती हैं कि इनके पास सीमित पूंजी होती है, बड़े बैंकों की तुलना में इनके पास पूंजी बहुत कम होती है। दूसरा सोच सकते हैं, क्या इनके पास जोखिम ज्यादा होता है, अगर स्टेटमेंट में दे कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो होती है उनका जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कृषि कृषि और छोटे व्यापार होते हैं, उन्हें ऋण न चुकाने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। डिजिटल बैंकिंग का इनमें अभाव होता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में डिजिटलीकरण उतना हुआ नहीं है, तो डिजिटल बैंकिंग का अभी भी अभाव है, और बड़े बैंक और एनबीएफसी का मुकाबला इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो एनबीएफसी चल गई हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, कि वो प्लस बड़ी बैंक क्या करती है, इन्हें टक्कर देती है, तो ये एक समस्या है। तो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के बारे में हमने देखा। अब कई सारे स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं, 2015 में शुरुआत हुए थे, 10 हैं, इनमें से कुछ का हम नाम देख लेते हैं, क्योंकि होगा क्या कि एग्जाम्पल जो होते हैं वो याद रखेंगे तो पेपर में कुछ चीजें याद रहेंगी कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होती कैसी है, कब स्थापित हुई। तो एक चीज तो याद रखना, 2015 में हुई थी स्थापित। दूसरा कुछ है, जैसे जन स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, JAN है, जन। एक AU है, तो AU स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, उज्जवल, जो उज्जीवन करके है, और इक्विटस करके है, ये कुछ ऐसी हैं जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है। तो यही हमने देखा, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण, सहकारी, सारे काम को ये करेंगे। तो इनके बारे में जो मेन दो पॉइंट याद रखने हैं, वो दो ये याद रखने, प्राथमिक क्षेत्र को 75% लोन देंगे और 25% इनकी शाखाएं कहाँ होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। तो इसके बारे में ये याद रखना है। अगला उसमें था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जो हमने अभी आर्टिकल पढ़ा था। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होते, तो फिर से हम एक स्टोरी देखते हैं कि सोचो आप एक छोटे शहर में, जहाँ लोग कुछ एक ऐसा बैंक बनाते हैं, कौन से लोग, जहाँ लोग मिलकर एक बैंक बनाते हैं जो उनके छोटे व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करे, मतलब एक बैंक बना ले रहे हैं जहाँ पे वो अपनी जरूरतों को, छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हर सदस्य इस बैंक का मालिक भी है और ग्राहक भी है, मतलब क्या होगा, बैंक तो सबके रुपए से ही चलेगी, तो उन्हीं में जिसे जरूरत होगी वो लोन ले सकते हैं, और जिसे नहीं होगी वो मालिक बन सकते हैं, मतलब लोन दे सकते हैं। तो ये बैंक किसी बड़े कॉर्पोरेट के लिए नहीं, बल्कि कैसे, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होते हैं। तो ऐसी थीम याद कर लेनी है, ऐसे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये देखा हमने। अभी कौन सा पढ़ रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कौन सा देख रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव का मतलब है ये कॉपरेशन करना, तो कॉपरेशन व्यक्ति कब करेगा, जब मिलकर काम करेगा, तो वही ये है। अब इनका परिचय देखते हैं, तो ये शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में होते हैं। फोकस निम्न, मतलब छोटे ऋण और ये जमाएं होती हैं। एक व्यक्ति एक वोट के नियम पे ये काम करते हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ऐसे कहेगा कि सहकारी जो बैंक होती है वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पे काम करते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। तो सहकारी मॉडल ये अपनाते हैं, जैसे सदस्य बैंक के मालिक ग्राहक होते हैं। कैसे क्षेत्रों में होंगे, क्या ये बड़े शहरों में होंगे, बिल्कुल नहीं, ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होते हैं। छोटे व्यवसाय को ये प्रोत्साहन के लिए है। इनमें क्या क्या हो सकता है, बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, व्यक्तिगत और व्यवसाय ऋण, ये सारी सारी चीजें हो सकती हैं। क्या ये बैंक के अंतर्गत आएंगे, आरबीआई के कंट्रोल में, जहां भी रुपए की बात होगी वहां आरबीआई एक्टिव हो ही जाएगा, बैंक की तरह कोई काम करेगा। तो आरबीआई के बैंकिंग कार्यों की इनकी निगरानी करेगा, और प्रबंधन और संरचना की भी देख रेख करेगा। तो हमने चीजें देख रही कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो इसमें शेड्यूल जो होती है, एक तो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक जो शेड्यूल क्षेत्र में होती है, वे बैंक जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में होती है, जिसमें बैंकें आती हैं, उन्हें कहते हैं शेड्यूल
क्या कहते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एक होती है नॉन शेड्यूल, जो छोटी सहकारी बैंक होती है, आरबीआई की सूची में नहीं आती। अब कोई बहुत छोटे सहकारी बैंक है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे इसमें, कुछ शहर स्तर पर भी बड़ी मुश्किल से हैं छोटे से। पर जो बड़े थोड़े होते हैं उन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो अगर पूछा जाए कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल सही बात रहेगी, एक शेड्यूल भी हो सकते हैं, एक नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं। इनके लाभ क्या होते हैं? छोटे व्यवसायों को मदद करना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। कम लागत में चलते हैं क्योंकि इन्हें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है, तो कम लागत में। चुनौतियाँ क्या होती हैं? जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की चुनौतियाँ थी वो इनकी रहेंगी, जैसे मेन है कम पूंजी, डिजिटलीकरण का अभाव, एनपीए। एनपीए क्या है? लोन डूब भी तो सकता है, तो ऐसी चीज़ें रहेंगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का इतिहास देखते हैं थोड़ा, तो इतिहास है 1904 में सहकारी आंदोलन के तहत स्थापना हुई थी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सबसे पहले सहकारी आंदोलन के तहत ऐसी बैंकों का उदय होना स्टार्ट हुआ था। भारत में 1500 प्लस कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो सहकारी आंदोलन कब हुआ था? 1904 में, तब इनका पहली बार विचार आया था। 20वीं सेंचुरी में छोटे और मध्यम बैंकों के ये स्रोत के रूप में काम करते हैं। रेगुलेशन कैसा होता है? 1966 का आरबीआई का यूसीबी है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक अधिनियम, नियम, रेगुलेशन। तो 1966 का रेगुलेशन है, तो मैंने देखा है 1966 का रेगुलेशन के अंतर्गत ये काम करते हैं। ये बातें याद रखनी है, और कभी भी अगर बैंक की बात आएगी तो हमेशा ये बार बार फैक्ट आ रहा है कि नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा, 1949 के अंतर्गत ये काम करेंगे। तो ये भी देखा हमने। प्रासंगिकता क्या है? वित्तीय समावेशन, सहकारी आंदोलन, क्योंकि सहकारी आंदोलन में क्या होता है, सबके लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है ये। अब इनमें से मेन जो की पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। क्या देखा हमने? अर्बन सहकारी बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों में सिद्धांत पर काम करते हैं। आरबीआई के तहत इनका नियमन होता है। फोकस क्या होता है? निम्न और मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं। और उसके बाद है दोहरी नियामक प्रणाली, कमजोर प्रबंधन इनकी एक चुनौती है, और आरबीआई ने इनके लिए अभी सख्त नियम बनाए हैं। तो ये हमने देखा कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। अब एक अगली टर्म उस आर्टिकल में थी एनयूसी एफडीसी, इसके बारे में देखें तो देखते हैं इनके बारे में कि भारत के सहकारी बैंकों में छोटे व्यवसायी, छोटे व्यापारी, श्रमिक ऐसे लोग हैं, उनकी जरूरतें पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं। अब सरकार एक ऐसी संस्था बनाती है जो इन सहकारी बैंकों को सशक्त और वित्तीय प्रदान करने में, मतलब वित्तीय सहायता देती है। तो क्या हमने देखा, जो छोटी बैंकें होती हैं, छोटे वित्तीय संस्थान वो पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पाएंगे, मतलब क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो सरकार ने एक नई संस्था बनाई है। वो संस्था क्या करेगी? ज्यादा सशक्त रूप से सहकारी समितियों की मदद करेगी, और सरकार उन्हें वित्तीय सहायता भी देती। तो इन्हीं का नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, सरकार करती है उनको फाइनेंस और डेवलपमेंट, तो इन्हीं को है। तो इनका परिचय भी देख लिया हमने। सहकारी जो समितियां होती हैं उनकी वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन ये संस्था करती है। वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन, उद्देश्य क्या है? इनकी मदद करना। लक्ष्य हम देख ही चुके हैं ये वाले। तो ये सारी चीजें वही है, वित्तीय सहायता प्रदान करना, आर्थिक सशक्तिकरण, और ये सब है। उसके बाद इनकी संरचना देखते हैं। तो चूंकि अभी सरकार इन्हें रुपए दे रही थी, तो केंद्र सरकार और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा ये संचालित होती है। तो सरकार के भी लोग होंगे और इसमें सहकारी के लिए भी लोग होंगे। सरकार से धन मिल सकता है इन्हें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी इन्हें, एनयूसीएफडीसी को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तक मिल सकता है। तो ये थोड़ा फैक्ट रहेगा कि क्या इन्हें मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। नियमन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये कॉपरेशन, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो चूंकि ये कॉपरेट ही तो कर रहे हैं, दूसरा अर्बन एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूसीबी है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, तो डेवलपमेंट इनका इस एरिया में हो रहा। कार्य हमने देख ही लिए इनके सारे की, वित्तीय समावेशन, तकनीकी, और ये सारे ये कार्य करते हैं। लाभ भी वही होते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के थे, लाभ, वित्तीय समावेशन, शहरी रोजगार। तो ये हमने देख लिया। चुनौती, सेम चुनौती भी है, धन की कमी, कमजोर प्रबंधन, वित्तीय जागरूकता। अब क्या हर एक बैंक का व्यक्ति या छोटी सहकारी बैंक है इन चीजों से परिचित होती है? तो ये क्या है, वित्तीय जागरूकता की कमी भी होते हैं। सहकारी मॉडल की सीमाएं होती हैं, इनकी धीमी प्रगति होती है, और सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का कमी होती है। तो ये हमने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में देखा, एनयूएफसीडीसी के बारे में देखा, तो एफडीसी के बारे में ये देखा। तो इसके बारे में यही सेम चीजें हैं इसमें, सहकारी वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता देते हैं, और ये वाला हुआ।
की पॉइंटों में इसका मंत्रालय याद रख सकते हैं हम, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अर्बन डेवलपमेंट है और ये चीज़ें हुई इसके बारे में। और उसके बाद है एक अगला आर्टिकल है इसमें कि जो आएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और यूसीबी के बारे में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब हमने डिटेल में पढ़ लिया इसे, दो आर्टिकल थे इसके, इस वजह से हमने थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब हमें समझ में आया। उसके बाद एक अगला टर्म आया हमें पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नाम क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई, कार्रवाई कर रहे हैं सुधारने के लिए, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए आया है। तो हुआ क्या है, संदर्भ देखते हैं इसका। आरबीआई ने प्राथमिक सहकारी बैंक यूसीबी के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जारी किया है। अब ये हर साल ही जारी होता है हमेशा, जो पीसीए है ये चर्चा में रहता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो उद्देश्य क्या होता है, फिर इसे हम डिटेल में देखते हैं। उद्देश्य होता है अधिक सटीकता और लचीलेपन के साथ सहकारी जो बैंक है। अब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चूंकि सहकारी बैंक के लिए, अब यही सेम पीसीए आ सकता है अन्य बैंकों के लिए। तो बस हमें क्या तब याद रखना है, तब सहकारी बैंक की जगह हो जाएगा कि प्रॉम्प्ट अधिक सटीकता और लचीलेपन के लिए वित्त की, मतलब जो बैंकों की वित्तीय संकट को दूर करना है। करेक्टिव एक्शन है किस लिए? वित्तीय संकट। अब विजय माल्या टाइप के कोई लोग हैं, उन्हें लोन ले लिया, वो लोन चुकाया चुकाया नहीं है, तो बैंक में कैसी समस्या आएगी? वित्तीय समस्या आ जाएगी। उसी समस्या के निपटाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, उन्हें नाम दे दिया जाता है पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव। तो इसी का अंतर्गत ये था। तो क्रियान्वयन देखें, कार्यान्वयन, तो इसकी कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जो आरबीआई ने अभी कहा है कि अब आरबीआई इस पर नजर रखेगी। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा इनके लिए, जो सहकारी बैंक हैं उनका। तो किन पर लागू होगा? जो अभी हमने देखा था ना, एक 100 करोड़, 1000 करोड़, तो वो है, तो जो बड़ी है 100 से ऊपर वाले, तो उनकी श्रेणियों पर ये लागू होगा। तो ये भी देख लिया हमने। क्यों ऐसा हो रहा है? खराब वित्तीय स्थितियों को प्रबंधन के कारण जोखिम की सीमा को पार कर ली, ऐसा आरबीआई का मानना है कि ये बैंक है डूबने मतलब जोखिम है, डूब तो नहीं रही है पर जोखिम की समस्या है इन बैंकों में। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन देखते हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में देखें तो कल्पना करो एक गाड़ी चलाते समय पेट्रोल कम हो जाए, तो गाड़ी रुकने के पहले चेतावनी की लाइट जलने लगती है ना, जैसे मीटर होता है, मीटर पे ऐसे निशान आने लगेगा कि भाई पेट्रोल या डीजल या जो भी से चल रही है वो खत्म होने वाला है, तो समय से पहले ही भरवा लें, नहीं तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, यही है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये जैसे ही बैंक के संकट में आती हैं, उसे बचाने के लिए आ जाता है पीसीए। तो पीसीए के बारे में हमने समझ में आया। अब एग्जाम्पल से, अब नॉर्मल सा सोचो, मदद करने कौन आगे आएगा बैंकों का? तो एक ही संस्था है भारत में, वो है आरबीआई। आरबीआई ने लागू करता है, निगरानी करता है। उद्देश्य क्या है? जो कमजोर संस्थान है उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारना, तो आर्थिक संकट से उन्हें बचाना, जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित रखना। क्योंकि आरबीआई की जिम्मेदारी है कि लोग बैंक पे भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा ना उठ जाए, लोगों का रुपए ना चला जाए। तो जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित रखना और बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को बनाए रखना। यूसीबी जो होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के महत्व क्या है? तो सहकारी जो होते हैं बैंक, ये हमने देख ही लिया अभी। अब पीसीए के महत्व कह रहा है, तो इन्हें मध्यम जो वर्ग के रुपए लगे हुए हैं इनमें, वो ना डूबे। अधिक कमजोर अगर वित्तीय स्थिति आ जाती है, तो उन्हें चेतावनी और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो अब इसे और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि पिछले 5-10 साल से, जब से विजय माल्या का केस हुआ है, तब से ये ज्यादा चर्चा में रहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ऐसे ही यस बैंक जब डूब रहा था, तब भी ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो थे वो चर्चा में रहे थे। तो हुआ क्या था, आरबीआई की वित्तीय स्थिति पर नजर रखता है ये। आरबीआई बैंकों की पीसीए के तहत क्या होता है, वित्तीय स्थिति की नजर रखता है। अब आरबीआई क्या क्या कर सकता है सोचो, तो बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। आरबीआई को पता चला कि अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, बैंक का डीजल खत्म, तो अब क्या करना है, हमें कुछ प्रतिबंध लगा देना। तो आरबीआई कहेगा अब से नए ऋण नहीं दोगे, तो बैन कर देगा नए ऋण नहीं, क्योंकि पुराने ही नहीं लौट रहे हैं, तो नए कैसे? शाखा विस्तार नहीं करोगे भाई, कि मतलब अब नई जगह शाखा नहीं खोलोगे, पहले इनका ही प्रबंधन कर लो। तो नए ऋण नहीं, नई शाखा नहीं, और लाभांश डिविडेंड पे प्रतिबंध, मतलब अब मान लो जो लाभ मिला है उसे वो शेयर धारक अपने में बांट ले रहे, और आम जनता का रुपए कैसे जा रहा है, मार के आम जनता का रुपए ही नहीं लौट पा रहा है, तो वो डिविडेंड जो उनका है वो नहीं, मतलब डिविडेंड देने पर प्रतिबंध है, जो शेयर धारक है उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीबों का रुपए अटक रहा है।
पैरामीटर क्या होंगे, कब हम मानेंगे कि खराब है। एनपीए बढ़ रहा हो, एनपीए क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब लोन दे के लौटाए ना कोई। इसका डिटेल में आगे आर्टिकल एक मिलेगा, तब और डिटेल में देखेंगे। सीआरआर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात खराब हो रहा हो, मतलब क्या, पूंजी पर्याप्त ना हो और उससे ज्यादा लोन दे दिया गया हो, तो ये खराब। परिसंपत्तियों का पर लाभ, तो परिसंपत्तियों पर लाभ कम ज्यादा हो रहा हो तब है। तो आरबीआई को ऐसा लगेगा स्थिति नहीं सुधर रही है, तो आरबीआई क्या होगा, कदम उठा सकता है। उसके बाद है, अब यूसीबी का, मतलब जो पीसीए देखेगा वो क्या ट्रिगर क्या करेगा उसका, यूसीबी का। तो कब ऐसी स्थिति हो गई जब एनपीए 6% से ज्यादा होगा, मतलब ऐसा रुपए जो लौट ना रहा हो, वो 6% से ज्यादा हो जाए रुपए, वो लौटे ना, तो ऐसी स्थिति ये खराब स्थिति मानी जाएगी। और क्या होगा, सीआरआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये 9% से कम हो जाए, तो रिस्क वेटेड मतलब रिस्क ज्यादा होता चला जा रहा है बैंक का, तो ये भी हो जाए। उसका नकदी जमा की कमी, नकदी की कमी, मतलब लिक्विडिटी में गिरावट हो जाए, जो नगद बैंक के पास रुपए था, अब स्थिति दोनों में खराब हो रही है, तो रुपए बैंक का खत्म हो जाएगा, तो ये स्थिति आ जाएगी। प्रतिबंध क्या है, वही चीज है, ऋण नहीं देने देगी बैंक, और मतलब आरबीआई रोक लगा देगी, ऋण नहीं दोगे, लाभांश नहीं वितरित करोगे, ये सारी चीजें रोक लगा दे। लाभ क्या हो जाएंगे इससे, अब सोचो लाभ क्या हो जाएंगे। एक तो समय पर चेतावनी से बैंक को दोबारा से सही किया जा सकता है, पारदर्शिता होगी इससे, जमाकर्ता जो आम जन है उसके लिए क्या होगा, फायदा हो जाएगा। चुनौतियां क्या होती हैं, पीसीबी से बैंक की एक तो स्थिति खराब हो जाती है, जैसे ही कोई बैंक इसके रडार में आती है, तो समाज में क्या फैलेगा, मतलब समाज का मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या आएगा कि ये बैंक कैसी है, खराब है। लोन देने में कमी हो जाएगी, नए ऋण न दे पाने के कारण। अब बैंक जो चल रहे होते, बैंक कैसे चलते हैं, तो बैंक का जो फायदा है वो तो केवल तभी होगा जब बैंक लोन देगा। अब लोन ही नहीं देगा तो बैंक अपने खर्चे कैसे निकालेगा, तो ये भी एक समस्या रहेगी। छोटे बैंकों पर अधिक वित्तीय दबाव होता है ऐसा, तो ये हमने देखा इसके बारे में, पीसीए के बारे में। तो हालिया घटनाक्रम कुछ हुए हैं, जैसे ये करेंट के कुछ टॉपिक, जैसे आरबीआई ने यूसीबी पर, अब जो यूसीबी पर पीसीए फ्रेमवर्क 2022 में लागू किया था, तो इसके संबंध में ही है। तो ये अभी के लिए क्या प्रासंगिक था, सहकारी बैंक पे ऐसा किया गया है, पीएमसी बैंक और अन्य सहकारी बैंकों के घोटाले के बाद ये आया है। तो पीएमसी एक बैंक है और अन्य सहकारी बैंक में ऐसे घोटाले हो रहे हैं, तो वो याद रखना है। तो हमने इसमें कुछ जो की पॉइंट देखे वो यही है, एक तो वित्तीय स्थिति पर नजर रखा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत, और सीआरएआर ऐसे सारे तरलता अनुपात को देखा जाता है, तो ये हमने देखा। अगला अब देखते हैं आर्टिकल है, वो माइक्रो फाइनेंस को लेकर है। तो एक क्या हुआ है कि 50 साल पूरे हो रहे हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, तो ये अच्छी बात है। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा फाइनेंस जो देते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बीमेंस और एसोसिएशन, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, जिसे नाम दिया गया है सेवा बैंक, के गठन के 50 साल पूरे हो गए हैं। यह भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक था, जो 1974 में सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत हुआ था। तो एक तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी 50 साल पूरे हुए हैं ना, कि भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक स्थापित हुआ था 1974 में। उसका नाम अगर एग्जाम्पल में देगा तो सेवा नाम है उसका, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब हुआ छोटे वित्त, छोटे वित्त मतलब जैसे छोटे दुकानदार को लोन चाहिए किसी को, ये माइक्रो फाइनेंस होते हैं। तो गरीब जो है, हाशिए पर लोग हैं, उन्हें वित्तीय सुविधाएं देते हैं। निम्न आय वाले लोग जो होते हैं, जो 3 लाख से भी कम जिनकी आय होती है, वो तो इनमें आएंगे इनमें। तो वाणिज्यिक बैंक, अब इनमें एक चीज होती है, ये वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण देती हैं कि नहीं। अब इसे सोचो कि बैंक के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक के पास लाखों करोड़ों में रुपए हैं, पर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये तो छोटे बैंक है, तो इन ये ब्याज की ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इनके पास रुपए कम है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, अब अभी इनका वैसे ही चर्चा में चल रहा है, अभी जो सरकार बांग्लादेश में चल रही है वो इन्हीं के अंडर में तो चल रही है। तो मोहम्मद यूनुस ने 1976 में दुनिया में पहली बार बताया था, ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थाओं की नींव रखी थी। तो मोहम्मद यूनुस ने ही 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकें जो होती हैं उनकी स्थापना की थी, और ग्रामीण बैंकें ही तो देती हैं माइक्रो फाइनेंस, तो ये वाली चीज हमने देखी। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में।
अब देखें तो माइक्रो फाइनेंस के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, बिल्कुल उठाए हैं। जैसे एक सबसे फेमस योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या होता है इसमें, जो सूक्ष्म एमएसएमई जो उद्योग है उन्हें 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और एनबीएफसी आदि के जरिए गैर कोऑपरेटिव और गैर कृषि क्षेत्रों के हैं। मतलब मुद्रा योजना में कृषि क्षेत्र का नहीं है, बैंकों, वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी आदि के जरिए कोऑपरेटिव और गैर कोऑपरेटिव और गैर कृषि क्षेत्रों में जो क्या देना, 10 लाख तक का ऋण देना है। तो मुद्रा योजना में मेनली रुपए किसके अंतर्गत ऋण मिलता है, शिशु किशोर तरुण, जिन्हें अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना हो। तो ये 10 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ा के इस साल क्या कर दिया है, 2024 के बजट में, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में इसे 20 लाख तक कर दिया है। तो ये इसमें एक चेंज आया है। तो ये हमने देखा। स्व विनियमन संगठन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इन्हें ऐसे ही मान्यता दी है कि अपने स्व विनियमन कर सकते हैं। तो ये देखा हमने। अब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक जो होते हैं वो नाबार्ड 1900 मतलब नाबार्ड ने 1992 में इन्हें स्टार्ट किया था, जो माइक्रो फाइनेंस के रूप में होते हैं। कौन से, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह देखे होंगे ना, तो स्वयं सहायता एक समूह होते हैं, वो 1992 में शुरू हुए थे। यह कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के सभी सदस्य एक सदस्य के लिए ऋण की सामूहिक जिम्मेदारी ले, जैसे गांव वगैरह में एक चलता है कि 10-10 20-20 रुपए जमा करके, ऐसा ही प्रोग्राम चलता है ना, सब लोग रुपए जमा करते हैं, फिर जिसे जरूरत होगी उसे लोन पे दे दिया जाएगा, अगली बार किसी और का नंबर आ जाएगा। तो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी का एग्जाम्पल है। तो सभी सदस्य एक सदस्य को ऋण दे देते हैं, फिर सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि भाई उसे ऋण दिया गया उसे लौटाना है। तो ये होता है कौन सा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक तो ये आ सकता है किसने स्टार्ट किया, नाबार्ड ने। कब किया, 1992 में किया। अगला आर्टिकल है एनबीएफसी के लिए। अब हम बैंक को तो जानते हैं, पर इनमें नाम ही लिख दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो बैंक को तो जानते हैं, फिर नॉन बैंक का मतलब क्या हो गया, जो बैंक नहीं है पर है क्या, फाइनेंस कंपनी, मतलब फाइनेंस तो देती है। तो अब फाइनेंस देने वाले हम सबसे आसान तरीके से समझें तो फाइनेंस आजकल कहते हैं ना, कई सारी कंपनियां होती है, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, उन पर फाइनेंस लेने के लिए प्रचार करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। वही कंपनियां होती हैं फाइनेंशियल कंपनियां, जो बैंक नहीं है पर लोन देती हैं। वो लोन ले नहीं सकते, मतलब इनमें जमा नहीं कर सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कल्पना करो, एक व्यक्ति के पास एक अच्छा व्यापार है, लेकिन उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यदि बैंक ऋण देने से इनकार कर देता है तो व्यक्ति एक ऐसी संस्था की क्या करेगा, तलाश करेगा जो उसे वित्तीय सेवाएं दें, और इन्हीं में एंट्री होती है किसकी, एनबीएफसी की। तो एनबीएफसी का परिचय देख लिया। तो एनबीएफसी वह वित्तीय संस्था होता है जो बैंकों की तरह सेवाएं प्रदान करता है, जैसे लोन देना, निवेश निवेश करना, बीमा, लेकिन बैंकिंग गतिविधि जैसे जमा स्वीकार नहीं करता। बस इसका एक ही अंतर होता है, जो नॉन लगा है ना, एन लगा है, केवल एन का मतलब यही है कि वो जमा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बैंकों का मतलब ही होता है बैंक जमा स्वीकार करती है, फिर उसी जमा को किस पे देते हैं, इंटरेस्ट पे दे देते हैं, लोन के रूप में दे, मतलब बैंकों में लोग जमा रुपए करते हैं और वो रुपए दूसरे लोगों को लोन पे मिल जाता है। इसमें क्या है, इन लोग जो प्राथमिक रूप से जिन्हें बैंक का रुपए जमा होता है, मतलब जैसे मान लो ए व्यक्ति का रुपए बैंक में जमा है। अब ए व्यक्ति का बैंक में रुपए जमा है 10 रुपए। अब 10 रुपए पे वो मान लो बैंक दे रही है उन्हें 1 रुपए साल में ब्याज दे रही। अब बैंक जो होगी वो बी व्यक्ति को अगर लोन देगी तो 1.5 रुपए या 2 रुपए में देगी। तो इससे क्या होगा, बैंक को फायदा हो जाएगा। तो बैंक तो ऐसे काम करती है। फिर एनबीएफसी कैसे काम करती है, तो एनबीएफसी जो होती है वो इस ऐसे काम करती है कि इनके पास खुद का एक बजट होगा पहले से, और वो उस बजट का यूज करेंगे लोन देने के लिए। जैसे महिंद्रा फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ऐसी कंपनी है, ये पहले से होते हैं। तो ये जमा स्वीकार नहीं करते, मतलब इनमें जमा नहीं किया जा सकता। एनबीएफसी के पास बैंक जैसे व्यापक सेवाएं नहीं होती, जैसे जमा स्वीकारना। अब जब जमा नहीं होगा तो चेक खाते कहाँ से खुलेगा, मतलब चेक जैसी चीजें कहाँ से आएंगी, ना क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, तो ये वाली चीजें इसमें नहीं होंगी। तो एक तो लोन कंपनी होती है एनबीएफसी के प्रकार, लोन जो देते हैं, जैसे कार लोन महिंद्रा फाइनेंस टाइप का देते हैं ना, कार लोन, वाहन लोन, गृह लोन वाला होता है। तो ये एक असेट मैनेजमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड से संबंधित काम करते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाउसिंग फाइनेंस होता है, जो हाउसिंग आता है कि हाउस पे फाइनेंस ले लो, ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस। तो एनबीएफसी के कई प्रकार है, मतलब ऐसी कई संस्थाएं होती हैं, हम देखते हैं जो लोन देती हैं। तो ऐसे ही तो होता है लोन, कि कोई कंपनियों में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट
कंपनियां होती हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं, कुछ घर घर के लिए लोन दे देती हैं, कुछ लोन कार के लिए दे देते हैं, कुछ लोन म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए। तो ये सारी बैंकें हैं एनबीएफसी के अंतर्गत, पर बैंक नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, ऋण तो देंगे ही भाई, बैंक है। अगर नॉन बैंक भी है तो ऋण ही तो दे रहे हैं। अगर कार हम लेने जा रहे हैं तो कह देते हैं कि पूरा फाइनेंस कर देंगे, वो यही तो करते हैं एनबीएफसी। तो ऋण दे रहे हैं। निवेश कहाँ कर सकते हैं, शेयर बॉन्ड सब में निवेश कर सकते हैं, लोन ले लो इनसे। और निवेश म्यूचुअल फंड में भी ये कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस के रूप में कार्य करते हैं। प्लस सारी सुविधाएं मिल जाती हैं इनके पास। केवल क्या नहीं होता है कि बैंक का रुपए बैंक की तरह जमा नहीं हो सकता है। अब इसे और समझते हैं थोड़ा। कर्ज देने की शक्ति, बैंक को केंद्रीय बैंक से कर्ज लेने की शक्ति है, जिन्हें उन्हें अधिक फंड मिल सकते हैं। मतलब बैंक रुपए कहाँ से ले लेता है, आरबीआई के पास से ले लेता है। अब एनबीएफसी केंद्रीय बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये जैसे महिंद्रा, बजाज, टाटा ऐसी कंपनियां हैं जो फाइनेंस करती हैं, तो इनके पास खुद से रुपए होना चाहिए ना। अगर आरबीआई सब करेगा तो फिर तो ये बैंक ही बन जाएंगी, फिर अंतर ही क्या रहा। तो बैंक को आरबीआई रुपए, अब यही लाइन है पेपर में स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि बैंक कर्ज आरबीआई से ले सकता है, क्या एनबीएफसी ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर ले सकता तो इसमें और बैंक में अंतर ही क्या रह जाता। दूसरा, बैंक का लोन अप्लाई करते समय बैंक में क्या करता है, समय लगता है। सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हो वैसे ही वेरीफाई करना होता है। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी है वैसे ही बैंक होता है, दोनों में टाइम लगता है। एनबीएफसी देखें, एनबीएफसी में आसान होता है। हम डेली एग्जाम्पल देखते हैं, रोड वगैरह पे निकलो तो जो होते हैं एनबीएफसी वाले वो ऐड ही करते रहते हैं, जैसे कार लोन ले लो, बाइक लोन ले लो, सस्ती दरों पे, जीरो उस पे। तो दोस्तों से उधारी लेने टाइप का होता है, एनबीएफसी जल्दी मिल जाता है। तो ये हमने समझा इसमें। नियमों का पालन है, बैंक चूंकि है बैंक ही, क्यों बैंक है, क्योंकि वो नियम कानून बहुत फॉलो करते हैं। एनबीएफसी का तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उन्हें लोन ही तो देना है, लेना तो है नहीं है। तो थोड़ा लचीलापन इनके लिए आरबीआई ने बना रखा है। बैंकों के नियम ऐसे होते हैं जैसे स्कूल का एक सख्त टीचर, ऐसे याद कर सकते हैं। एनबीएफसी के कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, लचीले होते हैं। टीचर सख्त होता है, प्रोफेसर लचीले होते हैं। तो एनबीएफसी एक तरीके से प्रोफेसर के अंतर्गत है। सेवाएं देखें तो बैंक के पास डिपॉजिट, लोन, चेक, अकाउंट सब होते हैं। और ये क्या करती है एनबीएफसी, ऋण देंगी और निवेश करेंगी। ये चेक, और चेक तो तब होगा ना जब बैंक में रुपए डला होगा, इनमें तो है ही नहीं है। तो चेक और लोन ये सारी चीजें इसमें हैं। उसके बाद देखते हैं, बैंक वैसे हैं जैसे मल्टीपर्पज स्टोर, हर चीज एक जगह मिल जाती है। पर एनबीएफसी में सिर्फ लोन देना होता है। तो अब तो समझ में आया होगा ये। सुरक्षा क्या है, बैंक का डिपॉजिट ज्यादा सुरक्षित होता है, इनमें तो होता ही नहीं है। तो बात ही खत्म है, ऋण की सुरक्षा नहीं होती है। बैंक में क्या होता है, बैंक खाता एक मजबूत ताले जैसा होता है, पैसा सुरक्षित रहेगा। इनमें क्या है, पैसा रखने की जगह ही नहीं है। समानता क्या है, दोनों में अगर देखें, दोनों ग्राहकों को समान रूप से सेवाएं देते हैं। और एनबीएफसी अधिक उच्च जोखिम और रिटर्न का उत्पादन, मतलब इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है, क्योंकि देखते हैं ना कि बाइक वगैरह लोन पे ले लेते हैं, फिर नहीं चुका पाते। तो इनमें जोखिम ज्यादा होता है, पर रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ है। तो इनके क्या है, बैंक अपने सभी ग्राहकों के समान प्यार देता है, जैसे स्कूल का हर विद्यार्थी समान अंक मिलते हैं। पर एनबीएफसी ऐसा नहीं है, सुपर हीरो की टीम। मतलब इसमें क्या है, किसी को कुछ रेट पे, किसी को कुछ पे मिल जाएगा, सबसे अच्छे को ही ये देखते हैं। तो ये देखा। कर्ज देने की प्रक्रिया में देखें, बैंक लोन पाने के लिए कागजी कार्रवाई सख्त होती है, इनकी बहुत आसान होती है। ब्याज दर देते हैं तो बैंक की ब्याज दर नियंत्रित होती है, एनबीएफसी थोड़ा ज़्यादा होती है। और रिस्क इनका क्योंकि ज़्यादा होता है, तो ये क्या होते हैं, इनका ज़्यादा। फंडिंग देखें तो बैंक के पास सस्ते स्रोत की फंडिंग होती है, इनके महंगे होते हैं, क्योंकि आरबीआई तो इन्हें रुपए दे नहीं रहा है सस्ते पे। तो इनका फंडिंग कैसा होता है, महंगा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, ऐसे याद कर सकते हैं। वित्तीय उत्पादन देखें तो एनबीएफसी के पास सेविंग अकाउंट, लोन, क्रेडिट जैसी सुविधाएं होती हैं। इनके पास व्यक्तिगत लोन, वाहन लोन, स्मॉल वाले जो लोन होते हैं, स्मॉल मीडियम वाले, वो हो सकते हैं। तो ये वाला हो गया। अगला है लाइसेंस देखें तो इन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है, एनबीएफसी को भी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होता है, लेकिन नियम थोड़े इनके लचीले होते हैं। तो ये हमने देखा, दोनों के बीच अच्छे से डिफरेंस देखा इनके बारे में। अब अगला देखते हैं, तो अब इसमें देखें तो आरबीआई ने 4 एनबीएफसी द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया है, 4 एनबीएफसी पर। इस वजह से ये एनबीएफसी चर्चा में था, ऋण नहीं दे पाएंगे, तो ये किया था। अब ये आरबीआई ने कंपनी अधिनियम, जो मतलब रिजर्व बैंक अधिनियम था 1934 की धारा के तहत, जो शक्तियां हैं उसके तहत ये काम किया है। क्योंकि सर आरबीआई काम करती है अपने 1934 के अधिनियम के तहत, उसे कुछ पावर मिली हुई है, तो निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये हमने देखा। तो
एनबीएफसी के बारे में अब तो पूरी चीजें पता चल गई। सबसे पहले एक अधिनियम याद रखना, 1956 के अधिनियम के तहत एनबीएफसी बनता है। और बैंक वाला हमने देखा था ना 1949 के तहत काम कर रहे थे। तो एनबीएफसी चूंकि बैंक तो है नहीं, तो कंपनी अधिनियम 1956 वाला है इनके अंतर्गत। और कंपनी अधिनियम 2013 देखा हमने, जो पंजीकृत होने वाली संस्थाएं इसमें आती हैं। इसमें कृषि उद्योग गतिविधि प्रतिभूतियों को छोड़कर और कोई भी सेवा और अचल संपत्ति विकृत मतलब ये चीजें शामिल नहीं होती। मेन है इनका लोन देना होता है, वो भी किसे, जो कार वगैरह लोन, कृषि लोन मतलब औद्योगिक गतिविधि के लिए, ऐसी चीजें। तो ये देखा हमने। उसके बाद है कि विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी। तो इनका विनियमन कौन करता है? राष्ट्रीय आवास बैंक। तो यह आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करता है। तो एक आवास बैंक होता है राष्ट्रीय आवास बैंक, ये आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करता है। और इसे आरबीआई को सौंप दिया गया था ये वाला काम, जो अब मतलब जो राष्ट्रीय आवास बैंक हुआ है एनबीएफसी की तरह, मतलब वो हाउसिंग फाइनेंस जो अभी देखा था ना, एनबीएफसी के कई स्तर थे। एक था नेशनल हाउसिंग फाइनेंस वाला था। तो वो हाउसिंग फाइनेंस वाला अब किसके अंतर्गत में? आरबीआई उसे कंट्रोल करता है। ऐसे ही सेबी है, तो सेबी मर्चेंट वेंचर इन सब ब्रोकरों को विनियमित करता है। मतलब शेयर मार्केट की जो चीजें होती है, स्टॉक एक्सचेंज, वो सेबी विनियमित करता है। यहाँ पे ये है कि कौन किसे विनियमित कर रहा है। ऐसे ही होता है बीमा विनियामक, बीमा प्राधिकरण, जो विकास प्राधिकरण होता है बीमा वाला, वो बीमा कंपनियों को विनियमित करता है। राज्य सरकार है चिट फंड को विनियमित करती है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि चिट फंड जो होते हैं, छोटे छोटे जो फंड इकट्ठे करते हैं, वो चिट फंड किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकारों के अंतर्गत। कोऑपरेटिव कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कोऑपरेटिव मतलब जो निजी कंपनियां और निधि कंपनियां होती हैं, इनके पास रुपया होता है, वो कोऑपरेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब एनबीएफसी का हमने देख ही लिया, डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते हैं। पेमेंट सेटलमेंट इनका सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट इन्हें करना ही कहाँ है, ये तो केवल लोन दे रहे हैं, चेक जारी नहीं कर सकते। अब ये चीजें आसान हो गई होंगी। और उसके बाद है इसमें डीआईसीजीसी की स्थापना और अधिनियम। इसके तहत क्या है? भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं, लोकल एरिया बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों में जमा जमा राशि को बीमा कवर करता है। मतलब इन्हें एनबीएफसी में तो होता ही नहीं है। उसके अलावा जो होता है कि जैसे विदेशी शाखाओं, लोकल एरिया मतलब बैंक में जब रुपए जमा होता है, तो उनका बीमा कवर होता है ना, वो इसकी स्थापना यही है। वो डीआईसीजीसी की स्थापना करी गई थी। क्यों? क्योंकि ये बीमा कवर प्रदान करते हैं। जैसे अगर बैंक डूब जाए मान लो, तो बैंक में रुपए लोगों का फंसा है, तो कितना रुपए मिलेगा, कुछ गारंटी होती है ना। तो वो डीआईसीजीसी की स्थापना करी गई थी, जिसमें विदेशी शाखाएं की बैंक पहुंचाए क्या है, और लोकल बैंक को, मतलब कोई सी बैंक हो ऐसे। क्या एनबीएफसी में ऐसा फायदा मिलेगा डीआईसीजीसी का? तो एनबीएफसी में जब रुपए ही नहीं रख सकते हैं, तो वो उसकी बीमा कहाँ से हो जाएगा? तो ये वाली बात है। अब डीआईसीजीसी किस कौन से को रुपए लौटा लेगा? तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है। जैसे कि अगर मान लो एक बैंक डूब जाता है, तो मान लेते हैं हम यस बैंक को ही लेते, डूब चुका है। तो यस बैंक है, जो यस बैंक में हमने मान लो 5-6 लाख रुपए जमा किए थे, और जो डीआईसीजीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार 5 लाख रुपए तक लौट आएगा। तो इस व्यक्ति को कितना रुपए मिल जाएगा? 5 तो मिल जाएगा, पर 1 लाख की गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। अब किसी ने 20,000 जमा है, ये क्यों लाया गया था डीआईसीजीसी? क्योंकि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब क्या है? जो आम नागरिक है, आम नागरिक भारत में जो होता है, उसके रुपए कम ही जमा होते, तो आम नागरिक के रुपए ना डूबे। अब किसी के 20-50 लाख रुपए जो जमा है, उनमें से अगर डूबेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसकी वित्तीय स्थिति तो संभल भी सकती है, पर एक किसान के 50,000 डूबेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो सरकार का डीआईसीजीसी ये कहता है कि 5 लाख तक का ये बीमा कवर दे देते हैं, मतलब 5 लाख से कम हो वो पूरा मिल जाएगा। उससे ज्यादा वाले का बैंक की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो निकल पाता है कि नहीं है। अब एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन है तो कई है, जैसे उनका कैसा जोखिम है, ये सारे विभाजित किए गए हैं। जैसे इनमें एक बेस लेयर होती है, इनमें एनबीएफसी कौन से आते हैं? 1,000 से कम संपत्ति वाले। फिर वैसे ये टॉप लेयर तक चले जाते हैं, तो बड़े से बड़े एनबीएफसी आते हैं। तो मेन बात है, एनबीएफसी को वर्गीकृत कर दिया गया है। तो ये देखा हमने। उसके बाद देखा है अगला इसमें है एनबीएफसी पी टू पी।
ये क्या होता है P2P लेंडिंग। तो पर्सन टू पर्सन में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा रुपए रखा है, खूब सारा उसके पास बैग में रुपए रखा है। अब उसके पास रुपए है, उसे किसी को लोन देना है, और एक व्यक्ति है इधर जिसे लोन चाहिए, उसका बैंक खाली है, बैग खाली है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, एक ऐप के जरिए दूसरे बैंक को, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, बीच में एक ऐप आएगी, उसके जरिए इस व्यक्ति को लोन देगा। हालांकि लोन महंगा होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी भी तो है कि लौटा ले ना लौटा ले, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस होती है, पर ये ऐप के जरिए एक व्यक्ति जिसके पास रुपए है, दूसरे व्यक्ति को लोन देता है पर महंगे रेट पर। तो इसे ही कहते हैं एनबीएफसी P2P, मतलब पर्सन टू पर्सन ऋण अदायगी। इसमें क्या होता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहां से एक दूसरे को ऋण दे सकते हैं। तो ये, और इसमें एक एक बार में 50 लाख से अधिक का ऋण दे भी नहीं सकते, इतना ही दे सकते हैं। तो ये वाली चीजें इसमें होती हैं। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो एनपीए, एफएसडीसी, ये सारे हमने पढ़ लिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब जो अगला आर्टिकल आएगा वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो इसे जानते हैं। तो इस व्यक्ति की स्थिति क्यों खराब है जानते हैं। तो आपने शायद कभी सुना होगा कि एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, तो उसे क्या माना जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, गाड़ी है, इसका पहिया खराब, इंजन कुछ खराब हो गया, तो अभी काम नहीं कर रही है, तो नाम है नॉन परफॉर्मिंग। तो नॉन परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, एसेट है, पर ये गाड़ी क्या एक एसेट है उसका। तो क्योंकि वह कंपनी जो क्षमता है उसकी इस कार की वो तो खत्म हो चुकी है। ठीक वैसे ही एनपीए का मतलब होता है, बैंक एक लोन दे देता है, वो परफॉर्म ही नहीं करना। बैंक की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है लोन का, कि वो बैंक का लोन जो दे रखा है, वो लोन महीने पे उसे बैंकों को क्या दे, ब्याज दे। और ब्याज अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या मानेंगे, बैंक पर का जो लोन है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। तो इसे ही कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कर्ज का भुगतान करना बंद कर दिया गया। माना कब जाता है कि 3 महीने तक जो ईएमआई अगर व्यक्ति नहीं चलाएगा, तो बैंक को टेंशन होने लगती है एक 3 महीने के बाद। हालांकि 12 महीने पे हम पूरी तरीके से कहते हैं कि डाउटफुल होगा। तो एक होता है, अब एनपीए के प्रकार भी देखने हैं हमें। तो मान लेते हैं कि 90 दिनों तक खराब स्थिति पड़ी रहती है, तो 3 महीने तक मतलब अगर नहीं चुकाया जाता है, तो उसे उपमानक संपत्ति में डाल दे सकते हैं। मतलब अभी पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ, सब स्टैंडर्ड है एसेट, मतलब हो सकता है, पर अभी सब स्टैंडर्ड एसेट में डाला जाता है। कब तक, 90 दिनों तक, 3 महीने तक। तो याद रखना है, क्योंकि ऐसे आते रहते कितने महीने तक कैसे आएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है 12 महीने। अब सोचो लोन 12 महीने से नहीं चुका है, तो डाउटफुल में आ गया कि नहीं आ गया। तो डाउटफुल एसेट होता है 1 साल के बाद, और 3 महीने के बाद होता है सब स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा टेंशन स्टार्ट होगी। पर अगर 12 महीने तक तो ये स्थिति हो जाती है। अब संपत्ति हानि कब हो जाती है, जब यह गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी हो, और लोन ना लौट पाए, कभी लोन नहीं लौटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो लोन को लॉस असेट माना जाता है। 1 साल से भी बहुत ज्यादा हो गया तो। एनपीए के कारण क्या हो जाते हैं, तो ब्याज दर में वृद्धि। तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि गाड़ी की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे, ब्याज दर ज्यादा है ना, तो गाड़ी की ईएमआई नहीं भर पा रहे, यही स्थिति बढ़ती चली जाती है और मुश्किल में पड़ जाते हैं। आर्थिक मंदी, अब सोचो मंदी आ जाए, लोगों की मेहनत, जो उनकी जॉब वगैरह वो चली जाएगी, तो कैसे वो कर्जा चुका पाएंगे। तो एनपीए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। प्रबंधन की करी, बैंक क्या क्या है, असली टीम आलसी टीम सोती रहती है, और कोई लोन मांगने आता है माल्या टाइप का और गड़बड़ कर देता है, और एनपीए बढ़ने लगता है। तो ये है। अब इसमें एंट्री करता है एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो नाम है, स्टेबिलिटी लेके आएगा और डेवलपमेंट करेगा। तो ये हीरो की तरह है एफएसडीसी। तो ये करता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये सुपर हीरो की तरह काम करेगा, तो सरकारी सुपर हीरो है। तो ये क्या करता है, वित्तीय प्रणाली में गड़बड़ी या कंफ्यूजन होता है, तो ये क्या करेगा, ठीक कर देगा सब। तो इसका काम है वित्तीय स्थिति को सुधारना, संकट को कंट्रोल करना, और बैंक और फाइनेंस के बीच जो होता है समन्वय बनाना, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसके उद्देश्य क्या है एफएसडीसी के, तो एफएसडीसी का मेन है वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एफएसडीसी का लक्ष्य भारत के वित्तीय जो सिस्टम को ठीक करना है। जैसे पुराने टीवी का रिमोट जो होते हैं, वो बैटरी खत्म हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो उसे ठीक कर देना, मतलब जो भी खराब चीज है उसे क्या एफएसडीसी सही कर देगा। दूसरा क्या है, वित्तीय विकास को बढ़ावा देना। यह न केवल स्थिरता बनाए रखता है, बल्कि वित्तीय विकास को भी बढ़ावा देता है, मतलब जो रुपए है वो दोबारा से वित्त का विकास होने लगे। फाइनेंस जोखिम का प्रबंधन कर देता है, अगर कहीं जोखिम वगैरह है तो क्या कर देगा। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, कि जैसे कोई बीमारी होने पर डॉक्टर दवाइयां देता
होता है वैसे ही एफएसडीसी क्या करेगा, कुछ उपचार बता देगा और वो पैनिक मोड में आने से बचा देता है कि रुपए जाने वाला नहीं है। अब ये कार्य कैसे करता है ये तो सब हमने देख लिया, पर करेगा क्या ये? तो एफएसडीसी, तो यहाँ पे डी है, तो एफएसडीसी ये क्या करेगा, वित्तीय स्थिति की निगरानी करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि सही तरीके से सब चल रहा है, बैंक कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। तो ये क्योंकि सरकारी है तो ये देखते रहते हैं बैंकों वगैरह, आरबीआई सेबी इरेडा जो बीमा वगैरह के नियामक होते हैं के साथ मिलकर ये काम करते हैं और वित्तीय स्थिति को बनाए रखते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म सुधार लाते हैं, पहले से ही भांप लेंगे कि कोई स्थिति तो नहीं खराब हो रही है। अब की पॉइंट याद क्या करना है, एनपीए वो होता है जो लौटता नहीं है रुपए, मतलब एक साल से ज्यादा हो जाए। एफएसडीसी क्या करता है, स्थिति को सुधारने वाला एक सुपर हीरो, याद कर लेना एफएसडीसी। स्टेबिलिटी है ना, डेवलपमेंट। एनपीए की खराब स्थिति मंदी के कारण हो सकती है और गलत प्रबंधन के कारण भी होती है, और इसे रोकने के लिए कौन एंट्री मारता है, एफएसडीसी जो कोशिश करेगा। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो एफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब समझ में आया होगा। तो केंद्र सरकार मतलब आरबीआई की अर्धवार्षिक एक रिपोर्ट आई है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट नाम, ये स्थिरता रिपोर्ट है। तो इसके बारे में है कि इसमें एफएसडीसी, अब तो समझ में आया होगा ना, एफएसडीसी की उप समिति के आकलन पर आधारित होती है। तो जो वित्तीय स्थिति रिपोर्ट होती है, ये कौन रिपोर्ट बना रहा है, तो अब आया होगा कि एफएसडीसी ये रिपोर्ट बना रहा है, सब बैंकों का देख रहा है आगे की स्थिति कैसी है। तो एफएसडीसी आकलन पे ही वित्तीय स्थिति रिपोर्ट आती है। और मार्च के अंत तक 2024 के अंत में अनुसूचित बैंकों का जो एनपीए वो 2.8% हो गया। इसने ये बताया है कि जो बैंक है अनुसूचित बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है, उनका 2.8% एनपीए के रूप में है अभी, मतलब खतरे के निशान में आने वाला आ चुका है। तो एनपीए के रूप में है। और अनुपात में ये अभी क्या है, निवल अनुपात जो नेट अनुपात से कम होकर 0.6 हो गया है, तो ये थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद एफएसडीसी के बारे में हमने देख ही लिया, बस ये नहीं देखा था कब स्थापित हुआ है, 2010 में स्थापित हुआ है। बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं कि किसके साथ मिलके काम करता है, कैसे काम करता है एफएसडीसी। एनपीए भी देख लिया है कि 12 महीने से अधिक समय का हो जाए तो डाउटफुल में आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड 12 महीने से कम और लॉस असेट हो जाता है, जब लौटेगा नहीं तो लॉस असेट हो जाता है। सब स्टैंडर्ड सबसे पहले 3 महीने का, फिर 3 महीने का 12 महीने का, और 12 महीने से डाउटफुल में 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने तक सब एसेट कहलाते हैं ये एनपीए। तो 90 दिन से अधिक का बकाया रहता है तो एनपीए में परिवर्तित हो जाता है, मान लिया जाएगा कि एनपीए में बस शुरुआती चरण में है ये। तो ये हमने सारी चीजें देखी। अब क्या होता है, एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए कदम। तो एनपीए को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, तो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के लिए एक एक्ट आया था, वो आया था सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्क्रूटनाइजेशन स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नाम बस इतना याद रखने ला है, सरफेसी, मेंस में भी ऐसे ही लिख देना है सरफेसी एक्ट। बस याद रखना किसके लिए है सरफेसी एक्ट, तो सरफेसी एक्ट जो होता है वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए है। तो ये क्या होता है, ये सिक्योर्ड ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने पर ऋणी की जमानत कोलेटरल में, मतलब ऋणी की जो संपत्ति वगैरह रखी ले जाती है उस पर अधिकार करने के लिए होता है। मतलब सरफेसी एक्ट 2002 में इस वजह से आया था कि अगर किसी ने लोन नहीं चुकाया है, जो एनपीए बनता चला है, उसकी संपत्ति वगैरह रखी है, तो उस संपत्ति को कुछ तो बेचा जाएगा, कुछ किया जाएगा, वो सब सरफेसी के अंतर्गत होता है। तो दिवाला और शोध अक्षमता संहिता भी आई इसके लिए, आईबीसी। तो दिवाला और शोध अक्षमता संहिता, इसमें क्या है, कॉर्पोरेट व्यक्ति, साझेदार, फर्म और इनके पुनर्गठन और दिवाला, दिवाला का मतलब क्या हो जाए, दिवालिया होने वाले होते हैं, जो रुपए नहीं लौटा पाते, उनके निपटान के लिए आईबीसी आया था 2016 में। ऐसे ही राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण बैंक NARCL, इसका गठन 500 करोड़ से अधिक के तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का मतलब एनपीए के समाधान के लिए हुआ है। मतलब 500 करोड़ से अधिक का जो एनपीए बढ़ता है उसके लिए कंपनी ही बना दी गई है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड। तो ये हुआ है। अगला है प्रवाह पोर्टल, तो पूछ लेगा ऐसे प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है, तो वही लाइसेंस विनियमन, मतलब ये रुपए वगैरह से, इसी से आरबीआई से संबंधित है। उसके बाद है एनपीए के बारे में हमने देखा।
तो ये अब एक टर्म आती है को लैंडिंग के बारे में, तो इसका हम देखते हैं। तो हमने एनपीए समझ लिया, कैसे एनपीए बनता है, ये सारे टर्म्स हमें समझ में आ गए। तो इसमें एक जो एक्ट था वो कौन सा था, सरफेसी एक्ट। इसे आगे दोबारा से वैसे आएगा ही सरफेसी एक्ट अभी एक बार और। तो ये देखते हैं, अब देखते हैं को लैंडिंग। को लैंडिंग को एग्जाम्पल से हम सोचते हैं। तो सोचो कि एक आदमी अपने छोटे से व्यवसाय के लिए लोन लेता है और वह बैंक में जाता है, लेकिन बैंक के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बैंक के पास पैसे नहीं है। अब क्या होगा, मतलब एक व्यक्ति को मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब बैंक के पास गया, बैंक ने कहा हमारे पास तो 50 करोड़ ही रुपए हैं। तो क्या होगा, बैंक दूसरे बैंक के पास, ये वित्तीय संस्था हो सकती है, जैसे एनबीएफसी भी हो सकती है, ऐसी कोई कंपनी हो सकती है। तो बैंक और कोई वित्तीय संस्था के साथ मिलकर, वो चाहे बैंक हो सकती है और क्रेडिट देने वाले कई कंपनी होती हैं। तो बैंक और दूसरे वित्तीय जो संस्था होंगे मिलकर कहेंगे कि हम चलो दोनों लोग मिलकर इस व्यक्ति को लोन दे देते हैं। तो यही लोन क्या होगा, को लैंडिंग हो गया। तो अब समझ में आएगा को लैंडिंग का मतलब क्या होगा, दो व्यक्ति, एक बैंक और एक इंस्टीट्यूट कोई हो सकता है वित्तीय, दोनों मिलकर लोन दे रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास उतना लोन नहीं है। तो परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक भी संस्थाएं हो सकती हैं, बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, तो कोई भी संस्था हो सकता है, ये क्या होते हैं, पूंजी देते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा ये। इसका तरीका कैसे काम करता है, तो शुरू में साझेदारी होती है कि भाई 70% हम दे रहे हैं, बैंक एनबीएफसी कहेगा 30% हम दे देंगे। उसके बाद उसी अनुपात में इन्हें ब्याज जो मिलेगा, लोन की वसूली होगी, उसी अनुपात में इनमें बट जाता है, और जोखिम भी उसी अनुपात में बटेगा जो होगा। इसके लाभ क्या हो जाते, एक तो ये होगा, देखो कर्जदारों तक आसानी से रुपए मिल जाएगा कर्जदारों को, तो उनका काम चल जाएगा। कम जोखिम होगा, लो रिस्क होगा, क्योंकि एक ने ही थोड़ी ना दिया, दोनों ने दिया है, दो ने चेक किया है, तो चेक में गलती कम होगी ना, मतलब दो दो लोग चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे। तो को लैंडिंग में एक तो रिस्क कम होगा। बेनिफिट ऑफ फाइनेंस होगा, वित्तीय संस्थाओं का लाभ क्या हो जाएगा कि दोनों को निवेश का मौका मिल जाएगा, बैंक को भी अब ब्याज मिलेगी, एनबीएफसी को मिलेगी। और बिजनेस, और उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा, जिसके लिए लोन लिया है, तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा को लैंडिंग के लिए। अब क्या होता है, को लैंडिंग में चुनौतियां भी हैं, जैसे इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो बैंक और दोनों अलग अलग करते हैं, तो कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन कैसे जांच कर रहा है, ये भी एक थोड़ी समस्या रहती है। समझौते का पालन नहीं हो पाता, कभी कभी आपस में ही नुकसान को लेकर कुछ गड़बड़ी हो जाए। और टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल टाइप की थी होगी, और तकनीकी सहायता से सही काम नहीं कर सकते हैं। या दोनों संस्थाएं डेटा ट्रांजैक्शन में अलग अलग तरीके अपनाते, तो कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमने समझा पूरा एन को लैंडिंग के बारे में। तो यहाँ एग्जाम्पल दे दिया ऐसे ही, कि जैसे एनबीएफसी और बैंक दोनों 3 लाख, और एक व्यक्ति को रुपए चाहिए था, तो बैंक ने मान लो 3 लाख दिए, एनबीएफसी ने 2 लाख दिए। अब दोनों अपने वसूल करेंगे, अगर व्यक्ति अपना लोन चुका देता है तो मुनाफा खाएंगे, और अगर नहीं चुका पाता है तो दोनों उस जोखिम का आधा आधा देंगे। वित्तीय समावेशन होगा, अगर को लैंडिंग मिलेगा, सारी चीजें सही सही हो जाएंगी। तो ये हमने देखा, तो को लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो ये वाला टर्म पूरा हुआ को लैंडिंग वाला। अगला देखते हैं बिलफुल डिफॉल्टर। नाम ही है बिलफुल डिफॉल्टर, मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट कर जाए व्यक्ति, रुपए देने से एक तरीके से मना कर जाए। तो इसके बारे में पहले समझते हैं। तो क्या है, तो फिर एक स्टोरी से हम समझते हैं कि सोचिए एक बार एक आदमी ने बैंक से लोन लिया। बैंक ने उसे विश्वास दिया कि वह समय पर अपनी ईएमआई चुकाएगा, मतलब बैंक को उसने कहा कि चुकाएगा। लेकिन ये आदमी बिल्कुल ही अलग मिजाज का था। जैसे ही बैंक ने कर्ज दिया, उसने सोचा क्यों ना आप कर्ज को, मतलब क्या हो, कर्ज करने का एक जरिया ढूंढे। धीरे धीरे बैंक के पैसे को इधर उधर खर्च किया, और ईएमआई टाइम पर, लेकिन जब ईएमआई देने का टाइम आया तो उसने कहा, मतलब दिया नहीं, मना कर दिया, उसने कहा मुझे क्या पड़ी। तो अब क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति, ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहेंगे, बिल्कुल डिफॉल्टर में। और इनके ही नाम में सबसे मेन जो नाम हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, विजय माल्या का, जो बिल्कुल डिफॉल्टर हुआ करते थे। तो बिल्कुल डिफॉल्टर वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर भुगतान नहीं करता है। तो ये हमने समझ लिया। तो बिल्कुल डिफॉल्टर ऐसे व्यक्ति होंगे। तो ये होगा कर्ज चुकाने की क्षमता होना। तो एक तो इनमें क्या होता है, क्षमता होती है, जानबूझकर पैसा नहीं चुकाते हैं। तो ये गलत निर्णय, ये लोग क्या करते हैं, पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिस चीज के लिए लिया था उसके अलग लग्जरी प्रोडक्ट में खर्च कर देंगे। जिम्मेदारी से बचते हैं, क्योंकि अवॉइड कर देते रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या होगा कि कर्ज नहीं चुकाएंगे। अब विजय माल्या ने बिल्कुल डिफॉल्टर बना था, तो उसने भी यही किया था। तो इसमें बैंकों को हमेशा इतिहास में ही सबसे बड़ा रहा। तो विजय माल्या
के बारे में थोड़ा ये कैसे स्टोरी बनी थी वो थोड़ा देखते हैं। तो विजय माल्या जो पहले किंगफिशर एयरलाइन के मालिक थे, उनने क्या कही कई बड़े बैंकों से क्या किया, एयरलाइन वाले पे है जो किंगफिशर जो एयरलाइन है उस पे लोन जो था वो नहीं चुकाया था। तो कई बैंकों से लोन लिया। अब बैंक ने सोचा कि अब देखो विजय माल्या ही किंगफिशर चल ही रहा है बिजनेस, और एयरलाइन में भी सही होगा, तो उन्होंने विजय माल्या को पैसे आराम से दे दिए। अब क्या हुआ, व्यवसाय में गिरावट आई क्योंकि विजय माल्या की जो एयरलाइन थी वो उन्होंने दिखाई थी वो ज़्यादा फेमस है, पर वो दिखाने के अनुरूप उसमें उतना अच्छी वो कार्य नहीं कर पाई, तो मंदी की स्थिति आ गई। एयरलाइन चलाने के लिए बैंक का पैसा दिया गया था और वो क्या हुआ, कर्ज नहीं चुका पाई, तो ये वाली समस्या आई गई। घोटाले का खुलासा कब हुआ, धीरे धीरे विजय माल्या पर आरोप लगने लगे कि जानबूझकर लोन का भुगतान नहीं कर रहे, और लोन हो गया था 9,000 करोड़ के आसपास। विदेश भाग गए और फिर वो चुकाया ही नहीं, तो विदेश से भाग जाना, तो विदेश से भाग गए थे, तो ये क्या है, बिल्कुल डिफॉल्टर थे। हालांकि उनकी अगर वो चाहते तो दे भी देते, पर वो क्या है, बिल्कुल डिफॉल्टर कहलाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम पर इससे क्या होता है, दबाव बन जाता है। तो साधारण कर्जदार पर असर क्या हो जाएगा, बैंक को जो बड़ा नुकसान होता है उसे बचाने के लिए बैंक अक्सर क्या करेंगे, ब्याज में वृद्धि कर देंगे। आप सोचो, ईएमआई वो जो छोटे कर्जदार को सस्ते पे मिलना चाहिए वो महंगे पे मिलेगा, किसकी वजह से, विजय माल्या जैसे लोगों की वजह से। विश्वसनीयता पे असर आ जाएगा, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा है, सोचो जो ऐसे लोगों को बिल्कुल को रुपए दे दिया, तो ये भी चीजें हो जाती हैं। तो अब काम आता है कि गवर्नमेंट और बैंक करते कैसे हैं रेस्पॉन्स। तो आजकल चलती है क्रेडिट रेटिंग। सरकार और बैंकों ने बिल्कुल डिफॉल्टर की पहचान के लिए कठोर नियम अब लागू कर दिए हैं। उनमें क्या होता है, क्रेडिट होता है कि ये सही दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे कैसे। कार्यवाही लीगल एक्शन क्या होता है कि ऐसे लोगों को प्रत्यारोपण किया जाए, मतलब विदेश वगैरह में ईडी सीबीआई ऐसे लोगों की जांच करे, तो ये वाली चीज हो गई। तो बिल्कुल डिफॉल्टर होते हैं ऐसे लोग। तो ये हमने चीजें याद देखी विजय माल्या को देखकर, ये एग्जाम्पल से याद रख लेना है ये वाला। तो इसमें यही था कि आरबीआई ने बिल्कुल डिफॉल्टर और लार्ज डिफॉल्टर जो लोग हैं उनसे निपटने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने 1934 के अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम, हमने बार बार पढ़ा 1949 का, और क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के तहत निर्देश जारी किए हैं। क्या निर्देश है, इन पे नजर देखते हैं। बिल्कुल डिफॉल्टर 25 लाख रुपए या उससे अधिक का बकाया राशि वाले व्यक्ति को बिल्कुल कहा जाएगा। मतलब 25 लाख प्लस है तभी उसे बिल्कुल कहा जाएगा, उससे कम है तो नहीं कहा जाएगा। तो बिल्कुल डिफॉल्टर होगा 25 लाख या उससे अधिक जिसने रुपए नहीं चुकाया, तब होता है, ये हम देख चुके हैं, जब ना चुकाए। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि व्यक्ति क्या होता है, खर्च उल्टा सीधा कर देगा अचल संपत्तियों में, ये हमने देख लिया। अब लार्ज डिफॉल्टर कौन से होते हैं, 25 बिल्कुल हो जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा लार्ज डिफॉल्टर होते हैं, तो ये भी आ गया। उसके बाद है आईसीए, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो इसे देखते हैं, अब क्या है आईसीए। आईसीए इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट में क्या होता है कि सरकारी स्वामित्व वाली इस्पात जो कंपनी है, RINL इस्पात कंपनी है, द्वारा डिफॉल्ट किए जाने के कारण ऋणदाताओं को आईसीए का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सरकार की जो आई इस्पात कंपनी निगम था वही डिफॉल्ट हो गया। तो इस वजह से अब आईसीए के बारे में देखते हैं। ऋणदाताओं के बीच तय किया जाता है कि यदि कर्जदार के पैसे वापस नहीं कर पाता है तो अपनी सहमति से किसी तरह से वसूली करेंगे। तो आईसीए इंटर क्रेडिटर समझौता क्या होता है, ये एक समझौता है जो कई ऋणदाताओं के बीच, ऋणदाता है देने वाले, उनके बीच ये किया जाता है कि यदि कर्जदार वापस नहीं दे पाता है पैसा तो वसूली कैसे करेंगे। तो ये आईसीआर क्या करते हैं, वसूली करने का काम करते हैं। यह कर्जदाताओं के अधिकारों और स्थितियों का वर्णन करते हैं, जैसे कोलेटरल उनका कुछ रखा होगा कि नहीं, उसका अलग अलग कर्जदाताओं का, वो सब देखेंगे। तो आरबीआई का जो है निर्देश 2019 का, स्ट्रेस्ड असेट मतलब ऐसे असेट जो खतरे वाले हैं, तो समापन के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क। तो इसमें बताया गया कुल बकाया ऋण का 75% वाले हिस्से और ऋणदाताओं की संख्या के हिसाब से 60% ऋणदाताओं द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी ऋणदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। तो जो ऋण देने वाले हैं ऋणदाता, तो कुल बकाया ऋण का 75% 75% हिस्से वाले और ऋणदाताओं की संख्या के 60%, मतलब ज्यादातर जो ऋणदाता 60% अगर कोई निर्णय लेते, मेन बात ये है उन्हें माना जाएगा कि वही निर्णय माना जाएगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये क्या है, 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हर साल ये चर्चा में रहता है और हर साल इस 365 की बुकलेट में ये आर्टिकल आता है। तो इंसॉल्वेंसी
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अब कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया तो उसके बाद काम आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का। तो इसे भी स्टोरी से समझते हैं कि एक दिन सोचो XYZ को अचानक पता चलता है कि उसके सारे पैसे ऋणदाताओं के पास चले गए हैं। उसका किचन, दुकान, सारे म्यूचुअल फंड दिवालिया हो गया, वह दिवालिया हो गया। तो अब वो सोचेगा क्या करूं। तो अब तो काम ठप हो जाएगा क्योंकि सारे रुपए ऋणदाताओं के पास चले गए और उसके पास अब कुछ बचा नहीं। फिर एक दिन आईबीसी आकर कहता है रुको, तुम चिंता मत करो, क्या होगा, हम इंसॉल्वेंसी एंड जो प्रोसेस होगी उसे फॉलो करेंगे। तो ये वाली बात होगी। तो काम कैसे करता है कि आईबीसी 2016 का उद्देश्य यह है कि किसी कंपनी या व्यक्ति या व्यवसाय को जो वित्तीय संकट में हो के समाधान की प्रक्रिया दी जाती है। अगर कोई कंपनी पैसा चुकता करने में नाकामयाब हो जाती है तो उसकी क्या हो जाएगी, एक पुनर्निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया तय की जाती है। जैसे ऐसा समझते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसी ऋणदाताओं की कि ए कंपनी थी, ए कंपनी मान लो रुपए नहीं दे पा रही, तो बैंक तो ये कहेगी ना उसकी कंपनी का जो रखा है सब ले लेगी। पर इससे इस बैंक की मतलब जो कंपनी है वो दोबारा रुपए, ऐसा भी तो हो सकता है उसे दोबारा थोड़ा लोन दे दिया जाए, उसकी स्थिति की जांच करी जाए कि आगे दे सकती है। तो यही काम करता है आईबीसी। तो समय पर समाधान करेगा। तो आईबीसी सुनिश्चित करता है कि जो कंपनी संकट में है उसका समाधान जल्दी हो जाए, उसका व्यापार फिर से भी तो खड़ा हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना बैंक उसका सारा रुपए मतलब रुपए की जगह उसकी सारी चीजें जब्त कर ले। तो क्या होगा, इसके समय सीमा तय की जाती है कि यदि समाधान नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा, फिर बेच दिया जाएगा। तो ऐसे ही है कि मान लो XYZ को 180 दिन दिया गया ताकि वो अपने कर्ज का समाधान ढूंढ सके, और नहीं होगा तो फिर बेच दी जाएगी उसकी संपत्ति। तो ये होता है, टाइम दिया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के लिए। तो ये ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो जाए। अब जो ऋणदाताओं के अधिकार की कैसे रक्षा है कि भाई ऋण देने वालों के भी तो समस्या हो जाएगी ना, तो उनका जो समूह होगा उसको ये भी समझा दिया जाएगा और उनकी भी हित की रक्षा हो जाएगी कि थोड़ा इंतजार कर लो शायद लौट आए। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है व्यवसायों का पुनर्निर्माण। अब आईबीसी टाइम दे रहा है बैंकों को, तो सख्ती नहीं कर रहा है, तो खत्म नहीं कर रहा, तो इससे क्या हो जाएगा, कई बार कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है और सारी चीजें सही हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये अब आईबीसी के लाभ क्या है, व्यापार के जल्द समाधान हो जाता है क्योंकि बैंक अपने तरीके से काम करे, जल्द समाधान हो जाएगा। निवेशकों का विश्वास हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, निवेशक को यह जानता है कि अगर कंपनी दिवालिया होती है तो जल्दी से निपटाया जाएगा क्योंकि आईबीसी काम ही कर रहा है। तो अब नहीं, आईबीसी का पूरा समझा कि आईबीसी रुपए लौटाने का काम करता है, रुपए लौटाने का मतलब प्रोसेस को रोकने का। तो अब आईबीसी के बारे में देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या था। तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड जो है आईबीबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यही प्रोफेशनल मतलब व्यक्ति होते हैं जो समाधान करते हैं, कुछ समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया का दिशा निर्देश जारी किया। अब ये सारे काम आईबीसी के अंतर्गत कुछ व्यक्ति ही तो होंगे प्रोफेशनल्स, तो वो ही काम करेंगे। तो ये देख ही लिया हमने, दिवाला एवं शोध अक्षमता संहिता 2016 का था, इंसॉल्वेंसी और इस सब पे काम करता है। तो ये वाली चीज देखी। समयबद्ध समाधान था क्योंकि 180 दिन दे रहा था ना, तो सारी चीजें हैं। स्तंभ क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सारे समाधान ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उसमें देखी ली आर्टिकल्स में। तो अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें एक दो पॉइंट और हैं इसमें, देखते हैं ये वाला। पहला है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, एनसीएलटी। अब क्या हुआ, यह कॉर्पोरेट कर्जदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटरों सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के सीआईआरपी परिसीमन के लिए अधिकरण है, मतलब जो कंपनी अधिकरण है। अब ये कंपनी विधि अधिकरण क्या होता है, ऐसे प्राधिकरण होता है। तो यहाँ जो मामला चलेगा वो एक कंपनी के अंतर्गत ही तो चलेगा। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एक बना दिया गया था, 180 दिन से यहाँ पे बढ़ाकर 330 दिन किया जा सकता है। वो कौन करेगा, एनसीएलटी करेगा, मतलब एक तरीके से कोर्ट है। और एनसीएलटी ये कहेगा ठीक है भाई इतना देख लो, मतलब जो जांच वगैरह एक तरीके से कोर्ट का काम करेगा वो कौन सा करेगा, एनसीएलटी करेगा, जो 330 दिन तक उसे कर सकता है, मतलब लगभग 1 साल दे सकता है। तो ये वाली चीज हो गई। उसके बाद अब एनसीएलटी का निर्णय में मजा ना आ रहा हो तो एनसीएलटी है फिर उसके लिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली, अपील के लिए तो एक हमेशा होता है अपीली प्राधिकरण। ये एनसीएलटी और आईबीबीआई मतलब इंसॉल्वेंसी वाला है, इनके खिलाफ अपील की जा सकती है इसमें। तो ये भी है। उसके बाद एक है डीआरएटी, ये क्या है, ऋण वसूली अपीली अधिकरण। इसमें भी क्या है, 45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अगर इनमें जो इनकी रिपोर्ट आ जाती है एनसीएलटी वगैरह की, तो उसके 45 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। डीआईटी के क्या है, तो डीआरएटी, डीआरएटी क्या है, इसके खिलाफ डीआरएटी ऋण वसूलने का एक अधिकरण है। मतलब एनसीएलटी
डीआरटी की जो अपील की जाएगी एनसीएलटी में, वैसे डीआरटी की जो अपील की जाएगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि वसूली का ही अधिकरण है। तो ये देखा, तो आईबीबीआई जो अभी देखा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आईबीसी काम कर रहा था ना, वो एक बोर्ड होगा ना, तो उसी का नाम है आईबीबीआई। 2016 में ही चूंकि वो गठित हुआ था, सेवाएं प्रदान करना, विनियमन, निरीक्षण, यही सारी चीजें होती, इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य वगैरह तो ये तो नहीं है। उसका है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस के बारे में। तो 2016 में और 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि इसे कर्जदार द्वारा स्वेच्छा से शुरू किया जा सकता है और न्यूनतम 10 लाख रुपए के डिफॉल्ट के मामले में ही इसे किया जा सकता है। मतलब एक प्रोसेस यूज करी जा सकती है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, मतलब कोई व्यक्ति का पता चले उसे पहले से ही कि रुपए नहीं दे सकते हैं, कुछ ऐसा है, तो पहले से ही एक स्वेच्छा से एक कार्यवाही स्टार्ट की जा सकती है डिफॉल्ट की। तो ये हो सकता है, तो इसी में आता है PPIRP। तो ये एक हाइब्रिड प्रक्रिया है, ये पूर्व प्रक्रिया चरण है, काफी हद तक अनौपचारिक होता है और पोस्ट औपचारिक होता चला जाता है। इसमें क्या होता है कि 120 दिन की अवधि के भीतर इसे पूरा किया जाता है, कि मतलब देख लिया जाएगा, बैंक से ये कहेगा कि स्थिति सही नहीं चल रही है तो ऐसा ऐसा कर दो, तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा। अगला है इसी में PPRIP, थोड़ा और डिटेल में इसमें तो देखते हैं कि अब एक दिवालिया समाधान प्रक्रिया है। अब इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी हम समझ चुके हैं, इसका उद्देश्य वित्तीय संकट में फंसी कंपनियों को समय से पहले समाधान देना है। अभी वो शुरुआती चरण में बिल्कुल खराब होने के, शुरुआत में ही समाधान दे दो ना ऐसे, तो यही है PPIRP। तो ये क्या करेगा, जल्दी समाधान दे देगा, दिवालिया प्रक्रिया को कम समय में समाप्त कर सकता है। इसे लगा कि बैंक, ये कंपनी डूबने वाली है तो डूबेगी जब तक 2-4 महीने में, तब तक तो टाइम इसका करोड़ों लॉस हो जाएगा। तो क्यों ना इसे अभी बंद कर दिया जाए, तो क्या कर दे, दिवालिया प्रक्रिया को पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, समाधान खोज लिया जाएगा, जो भी समाधान होता है। जैसे अगर कंपनी एबीसी को संकट है लेकिन वह पहले ही समाधान योजना तैयार कर चुकी है, तो जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ऋणदाताओं के साथ सहमति, अब कंपनी में कोई चेंज हो रहा है, जो भी चीजें हो रही, ऋणदाताओं के साथ कंसल्ट करके होंगी। प्रारंभ से अंतिम कदम तक क्या होगा, समाधान इसका, क्योंकि इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड भी जुड़ जाएगा और वो कंपनी भी जुड़ जाएगी, तो दोनों लोग मिलकर कोई ना कोई तो समाधान निकाल ही लेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी को बचाना। अभी इंसॉल्वेंसी वाले का नहीं था, इसका बचाना है PPIRP। ये कंपनी को बचाना चाहते, बेचना नहीं। तो यही हमने